हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। अब अगर हम बात करते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की, तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कोई सिंगल डिजीज नहीं है, ये है ग्रुप ऑफ डिजीज। तो इस पर हमारी ये तकरीबन 5वीं वीडियो है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस को में हमने लास्ट में जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि ये टाइप ऑफ है, इसमें कई टाइप हैं। तो उसमें पहली टाइप हमारी थी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरी जो थी वो थी सोराइटिक अर्थराइटिस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोराइटिक अर्थराइटिस। ठीक है, इस जो हमने पुरानी वीडियो बताई थी वो तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में खाली हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम था, वर्टिब्रल कॉलम उसमें इफेक्ट हो रहा था ज़्यादातर, और हमारे जो मतलब एक्सियल के साथ पेरिफेरल थोड़ा एरिया इफेक्टेड था। सोराइटिक अर्थराइटिस में अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट्स ए क्रॉनिक ऑटोइम्यून। यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये क्रॉनिक है। ठीक है, वहाँ पे भी जब आप देख रहे थे वो क्या था, क्रॉनिक था एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी, लेकिन इसमें एक वर्ड और इंक्लूड हो गया, ऑटोइम्यून। ठीक है, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन इसमें भी है, इन्फ्लामेशन उसमें भी थी। यहाँ पे एडिशनल वर्ड जो आएगा वो आ गया है ऑटोइम्यून। और ऑटोइम्यून को हम पहले ही ऑलरेडी जो हमारा नर्वस सिस्टम वाला लेक्चर था उसमें इजीली एक्सप्लेन कर चुके हैं। कंडीशन दैट इफेक्ट्स, इसमें इफेक्ट्स क्या कर रहा है, टेंडन एंड लिगामेंट। हमारे जो टेंडन मसल्स होते हैं जो, और एक होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, एक होते हैं कार्टिलेज। तो 3 ये एडिशनल होते हैं, वर्ड होते हैं जो मसल बोन तीनों के अटैचमेंट में काम आते हैं, कोई सेफ्टी के लिए, कोई उसको अटैच करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे होते हैं टेंडन, लिगामेंट अटैच टू द बोन, जो ये मसल और बोन को के अटैचमेंट में और बोन टू बोन अटैचमेंट में यूज किए जाते हैं। तो इन्फ्लामेशन हुई है, लेकिन किस कारण से हुई है, ऑटोइम्यूनिटी के कारण। मतलब हमारे जो खुद के सेल है, हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो ही हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक है, लंबे समय तक चलने वाली है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, आर्थराइटिस तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सोराइटिक। अब सोराइटिक वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है सोराइसिस से। सोराइसिस के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, या केसेस भी देखे हुए होंगे सेंटरों में। तो सोराइसिस क्या है, स्किन डिजीज है। ठीक है, अब स्किन डिजीज है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या आती है या कैरेक्टराइजेशन क्या है उसकी, रेड और स्केली पैचेस उसमें बन जाते हैं, और वहाँ पे स्किन में एक फुलावट सी आ जाती है। और अगर हम देखते हैं तो पिटिंग नेल हो जाते हैं। ठीक है, लगभग अगर देखा जाए तो जो सोराइसिस पे भी स्टडी की गई है तो उसमें हमारे इंडिया की स्टडी नहीं है, ये सब यूएस और यूके की स्टडीज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। तो उसमें तकरीबन बुक्स बताती है कि 30% ऑफ केसेस में सोराइटिक अर्थराइटिस बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी जब बीमारी 8-10 साल तक पेशेंट को इफेक्ट करे रखती है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक रैंडम फिगर है, 8 साल तक उसको इफेक्ट करती है, तो उसके बाद में ये सोराइटिक अर्थराइटिस में कन्वर्ट होती है। उसके बाद उसमें जो है हमारे बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, मसल के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं, उन पे इफेक्ट आना शुरू होता है। ठीक, तो इस बीमारी का कोज क्या हुआ, सोराइसिस।
जनरली हम लोग जो स्टडी करते हैं, केसेस देखते हैं, तो हम एक एंगल देखते हैं कि भाई सोराइसिस का केस है, स्किन डिजीज है। देखिए, स्किन एक डिफरेंट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, और बुक में मैं पीछे पढ़ रहा था, इसका ऑटोइम्यून मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैंने आपको जो हमारे न्यूरोग्लियास थे, जब मैं उसकी स्टडी करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको मैक्रोफेजेस के बारे में अलग अलग पढ़ाया हुआ है। मैक्रोफेजेस का एक लेक्चर हमने बीच में डाला हुआ है, उसमें देख सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्किन डिजीज के कारण हमारे जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। साथ में आप देखेंगे उसकी टाइप्स भी हैं। जब हम बात करते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस की टाइप की, तो उसकी टाइप में देखिए, नॉर्मली तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी डीप ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें तो केस को एनालाइज करना है, केस को समझना है और उसको ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि जब अब मैं फ्यूचर में जब बताऊंगा उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न ट्रीटमेंट्स का, लेकिन फॉर ए नॉलेज ये कुछ इसकी कॉमन टाइप्स जो हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो पहला आता है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, ओलिगो को जो दिया जाता है मतलब स्मॉल रूप में, स्मॉल के लिए, छोटे के लिए, ठीक है, लिटिल बिट के लिए। और दूसरा वर्ड है आर्टिकुलर। आर्टिकुलर होता है जो दो बोन का जो जॉइंट होता है, उसे हम आर्टिकुलर करते हैं, जहाँ पे दो बोन आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो ओलिगो आर्टिकुलर, तो इसका अफेक्ट आ रहा है फ्यूअर देन 3-4 जॉइंट, मतलब 3-4 जॉइंट पे जो बुक बता रही हैं। मोस्ट कॉमन माइल्डेस्ट फॉर्म, मतलब बहुत छोटी फॉर्म में जो है, मतलब बहुत तो छोटे लेवल पे अगर कंडीशन होती है, तो उसे हम बोल देते हैं ओलिगो आर्टिकुलर। ठीक है, सोराइटिक अर्थराइटिस। अब दूसरा आता है, उसके बाद में आता है पॉली अर्थराइटिस। पॉली जनरली हम कुछ बड़े के लिए यूज़ करते हैं वर्ड के लिए, पॉली का मतलब कि बड़ा। ठीक है, तो अफेक्ट 5 or more joints सिमिलर टू RA। ठीक है, इसमें जो बुक बताती हैं उनका बुक्स में मेंशन किया हुआ है कि इसमें मतलब 5-7 जॉइंट्स हो गए, ठीक है, या उनसे ज़्यादा भी हो गए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें सिमिलैरिटी जो देती है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से देती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आपने केसेस देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन नहीं, सिमिलैरिटी दी हुई है पॉली आर्टिकुलर को। एक दिया हुआ है यहाँ पे डिजिटल इंटरफेरेंजियल प्रीडोमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी ये फेलेंगिस होती हैं, ठीक है, इन्हें टारगेट किया गया है। डिजिटल भी, क्योंकि ये डिजिट्स के लिए भी यूज़ की जाती हैं, और इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं उनके लिए। फोकस ऑन स्मॉल जॉइंट क्लोजेस्ट टू द नेल्स, जो नेल्स के नज़दीक वाले जॉइंट्स हैं उनको इसमें, इन पे अगर इफेक्ट आता है तो उसको इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ये है स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस। इसके बारे में हम एक वीडियो डाल चुके हैं, क्योंकि स्पॉन्डिल वर्ड का मतलब होता है वर्टिब्रा, अर्थराइटिस जो होता है वो उसमें इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में अगर इन्फ्लामेशन है, इसके लिए पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मैंने डाला हुआ है। और एक ये आती है प्रॉब्लम अर्थराइटिस मल्टीलेनस। अब मल्टीलेनस पहले ही वर्ड आ गया, मल्टी मतलब कई या बहुत जगह। तो ए रेयर सीवियर एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, मतलब ये जो ये अर्थराइटिस है, इसमें ये रेयरली मिलता है और ये सीवियर फॉर्म में होता है।
ये इंसान को पर्टिकुलरली रोकने वाली जो पोजीशन आती है वो इस कंडीशन में आती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है उसे हिलने डुलने चलने फिरने में हर तरफ से उसमें मल्टीपल जॉइंट इफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि सोराइटिक आर्थराइटिस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और कुछ सिम्टम्स के बारे में भी इसमें शो किया गया, क्योंकि उसके टाइप्स को ग्रेडेड किया गया सिम्टम के बिहाफ पे। अब हम कॉमनली समझते हैं कि मोस्टली इसमें क्या क्या सिम्टम देखने में आएंगे, तो उसकी भी हमने एक यहाँ पे फिगर बनाई हुई है। द सिम्टम ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस, सबसे पहला है जॉइंट्स। जॉइंट्स आप लोग समझते ही हैं, जॉइंट्स जो भी हमारी जहाँ पे बोन जॉइंट्स हो रही हैं, मसल जॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला इफेक्ट जो इसका आएगा सोराइटिक आर्थराइटिस का, वो आएगा जॉइंट्स पे। अब जॉइंट्स में क्या होगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगी। ठीक है, स्टिफनेस के साथ में एक वर्ड और आएगा, वो आएगा स्वेल। स्वेलिंग। ठीक है, तो आएगा कहाँ पे, इसमें दिया हुआ है फिंगर्स, टोज, रिस्ट, नीज, एंकल, मतलब जो भी हमारे जॉइंट्स हैं, वो चाहे हमारा वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है, या हमारा पेल्विक गर्डल है, या हमारा जो ये है लिम्स हैं, तो किसी भी पार्ट पे इसका इफेक्ट हो सकता है। तो जो भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो है डैक्टिलाइटिस। डैक्टिलाइटिस किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जो हमारे हैंड्स की और लेग्स की फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के लिए। ठीक है, तो फिंगर्स के ऊपर स्वेलिंग आएगी। ठीक है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी। ठीक है, और उनमें स्टिफनेस वगैरह, अकडन। ठीक है, जो भी सिम्टम है, अगर ये सीवियरिटी में जाएगी तो फिर उसमें डिफॉर्मिटी वगैरह भी हो जाती है। तीसरा है कि हम स्किन से कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि इसके सिम्टम जो हैं वो स्किन पर भी आएंगे। स्किन के लिए स्केली ईची, भाई आपने सोराइसिस के केस देखे होंगे, अगर रियल में नहीं देखे हैं तो फिर पिक्चराइजेशन आपने किया होगा, नहीं तो पिक्चर्स वगैरह देखिए, तो उस पर क्या होगा कि जगह जगह पे पैचेस आएंगे। ठीक है, वो उनके जो कलर मतलब वाइट, रेड, अलग अलग कलर के पैचेस बन जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनमें खारिश होगी। ठीक है, और ब्लडी टाइप भी बन जाते हैं कि उनके खारिश करते करते। ठीक है, और एक क्योंकि यहाँ पे सेल्स की जो होती है ना, वो ओवर प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, सेल्स की ओवर प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें पैचेस आ जाते हैं रेड, पर्पल और ब्राउन टाइप। ठीक, फिर एक पहचान होगी इनकी, नेल्स में चेंजेस आने शुरू होंगे। नेल्स में चेंजेस क्या होगा कि आप लोग अगर देखेंगे ना, तो कुछ के जो नेल्स हैं वो कटे फटे से हो जाएंगे, डेंट पड़ जाएंगे। ठीक है, स्पॉटेड हो जाएंगे। ठीक, तो टिनी टिप्स और डेंट्स, और बीच से उभार, लिफ्टिंग फ्रॉम नेल बेड, ये जो ये पार्ट होता है ना नेल का, ये इसका जो बेड है वो बीच से उभार आ जाएगा, उसमें येलो, रेड, ऑयल ड्रॉप्स नेल्स पे दिखाई देंगे, जैसे ड्रॉप्स पड़े होते हैं ना, मतलब अलग अलग बूंदे बूंदे सी पड़ी हुई महसूस होती है। तो ये उसके सिम्टम आएंगे हमारे आर्थराइटिस के, कौन सी, सोराइटिक आर्थराइटिस के नेल्स पे। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के ही जो हमारे रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, टेस्ट तो बाद में कराया जाता है, आजकल तो फर्स्टली हम टेस्ट, जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन जब पेशेंट जाता है तो टेस्ट भी किस चीज़ का कराना है, उस चीज़ का आइडिया लेने के लिए पहले इन सिम्टम्स को टैली करते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट ही डायग्नोज करता है ये जो भी आर्थराइटिस के केस, सोराइटिक आर्थराइटिस का केस होता है।
अब बारी आती है एंथीसिस्ट की। एंथीसिस्टाइटिस में क्या है कि पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है। अब वो है कहाँ पे? जो मेजर जॉइंट्स हैं, जैसे कि हील हो गया, फीट हो गया, एल्बो हो गया, ठीक है। जो मेजर जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, ठीक है, और पेन होगा, ठीक है। और ख़ास तौर से इसमें एक चीज़ और भी देखना है, क्योंकि जैसे कुछ घंटे बंदा रेस्ट कर लेता है ना, या कुछ समय रेस्ट करने के बाद जब मूवमेंट होती है तो उसमें स्टिफनेस जो क्रिएट होती है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में जो केसेस आते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं दिन में जब वर्किंग हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटने के बाद में जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होते हैं। अब अगर उन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम है और उसके साथ में उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही है तो वो साइन है सोराइटिक अर्थराइटिस के। खास तौर से फिर कुछ देर, अगर सीवियरिटी नहीं है, कुछ देर मूवमेंट होने के बाद में बंदा फिर एक्टिव हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन मोस्टली आफ्टर रेस्ट जो है उस केस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फटीग, थकावट इस पेशेंट को कॉमनली होती है क्योंकि इसकी बॉडी को फोर्स ज़्यादा करना पड़ता है मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसमें फिजिकली और मेंटली जो है हर तरह की फटीग पेशेंट महसूस करता है। कुछ सिम्टम है आइज़ से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि आइज़ में जब इन्फ्लामेशन होती है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। पेनफुल आइज, आँखों में जो है दर्द हो सकता है, और ब्लरी विजन। बट ये जो है ब्लरी विजन वगैरह ये बहुत रेयरली केसेस में एक्सट्रीमिटी पे जाके होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये सिम्टम्स हैं या ये टाइप्स हैं, ये मोस्टली अगर सोराइसिस लंबे समय तक रहती है तो उसके बाद में ये सिम्टम्स आएंगे। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस में देखा गया है या कुछ मैंने लेक्चर्स जो सुने हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि इट्स नॉट टू बी कंपल्सरी कि सोराइसिस पेशेंट को है, ये हिस्ट्री पे भी मैटर करता है, जेनेटिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें भी कुछ सिम्टम इस तरह के दिखाए जाते हैं। अब कंडीशन आती है कि हमने इसके जो कई पार्ट पढ़ लिए, नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, कि इसके कारण क्या बनते हैं और उसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो लिखा है एग्जैक्ट कोज इज अननोन, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट कोज है वो तो अननोन है, ठीक है, वो चाहे PSA का हो या सोराइसिस का हो, ठीक। इट इज बिलीव टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अब यहाँ पे इंडिकेट किया है कि इसमें कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स का और इन्वायरमेंट का। जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों मिलके ही इस चीज़ को एक कॉम्बिनेशन बनेगा और तब इस तरह के सिम्टम आएंगे, सोराइसिस में भी और सोराइटिक अर्थराइटिस में भी। दूसरा एक यहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है ऑटोमिन, कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो या हमारा जो सेल्फ मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे हमारे लिए नेगेटिव अप्रोच करता है या नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है, तो इसका ऑटोइम्यूनिटी के कारण भी इसकी प्रॉब्लम आने के साइन बनते हैं। द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली, मतलब गलती से अटैक हेल्थी जॉइंट एंड स्किन, ठीक है। तो एक कोज तो इसका हो गया ऑटोइम्यूनिटी। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में मतलब अगर किसी को विरासत में कोई चीज़ मिल रही है उसे हम फैमिली हिस्ट्री के लिए काउंट कर रहे हैं, जिसमें इनहेरिटेंस जिसे बोलते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर या इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि किसी के माँ बाप को है वो आगे बच्चों में पास होगी, या दादी बाबा को है और वो बच्चों में आगे पास होगी, नान के दाद के सभी कॉन्सेप्ट पे, तो वो इनहेरिटेंस में आ जाएगा। फिर है सोराइसिस सीवियरिटी। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सोराइसिस के कारण सोराइटिक अर्थराइटिस, इसमें
आ रहा है। तो सोराइसिस की सीवियरिटी कितनी है? सीवियरिटी किस चीज़ को डिफाइन करेगी कि उस पर हमारे जो ये ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स है वो उस की सीवियरिटी क्या है। रीज़न क्या है कि जो बुक्स बता रही हैं वो बता रही हैं कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटोइम्यून मतलब एक चीज़ है कि कहीं पे कोई एक या दो सेल इफेक्ट डाल रहे हैं और यह होता है बल्क में सेल इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसकी सीवियरिटी पे भी ये डिपेंड करेगी किसकी पोजीशन, सोराइटिक अर्थराइटिस की। वाइल एनीवन विद द सोराइसिस कैन गेट PSA, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट करिए विद सोराइसिस कैन गेट PSA, मतलब सोराइटिक अर्थराइटिस कौन गेट कर रहा है? जो जिसको सोराइसिस है। दोज विद द सीवियर स्किन और नेल डिजीज आर एट हायर रिस्क। तो यहाँ पे सीवियर टी में क्या आ गया? सीवियर स्किन, नेल डिजीज और इन चीज़ों का हायर रिस्क होगा, ठीक। अब एज भी मैटर करती है क्योंकि इसमें जो कहा जाता है, देखिए सोराइसिस का वैसे तो कोई वो है नहीं भाई, स्किन प्रॉब्लम में किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं, क्योंकि ये स्टडी ज़्यादातर बाहर की हैं, हमारे इंडिया का तो जितना भी लिटरेचर था वो सब चाहे वो तक्षशिला का हो, ठीक है, वो सब कुछ अवॉइड किया क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी थी बड़ी, दोनों का जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये ज़्यादातर अब स्टडी जो है सब बाहर वाली है। तो उसमें क्या है, एज ऑफ 30 एंड 50, तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि ज़्यादातर 30 से 50 साल की एज में सोराइटिक अर्थराइटिस के होने के चांसेस होते हैं। अब हमारे कोज और रिस्क फैक्टर के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि हम इसका डायग्नोज कैसे करेंगे और इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसमें दिया हुआ देयर इज नो क्योर फॉर सोराइटिक अर्थराइटिस, ये यहाँ पे वर्ड मैं मार्क कर रहा हूँ, सोराइटिक अर्थराइटिस के नो क्योर, ये बुक्स कहती हैं, ठीक है। बट अर्ली डायग्नोसिस, अगर जल्दी ही उसका डायग्नोसिस हो जाए, एंड ट्रीटमेंट आर crucial to prevent permanent joint damage, permanent joint damage। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, मैनेजमेंट है, जॉइंट्स को परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे या अर्ली स्टेज पे उसका डायग्नोज हो जाए, ठीक है। और नो क्योर यहाँ पे स्पेशली मेंशन है और ये बुक्स बताती हैं, ठीक है। आप सब अपने तौर पे स्टडी कर रहे हैं, अपने तौर की स्टडी के हिसाब से, और अपने रिजल्ट जो भी हैं वो प्लीज़ मेंशन करना कि हम न्यूरोथेरेपी में कितना कुछ मैनेज कर पाएंगे। ये धीरे धीरे हमें उस चीज़ को जो है उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। और प्लीज़ ये वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं आप लोगों ने जो दिए हैं वो मेंशन करना, ताकि कुछ हमारी जो न्यू हैं या जो इन केसेस को नहीं देख रहे हैं वो भी उनका ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। साथ में अपना नंबर भी मेंशन करना कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो आपसे हेल्प मांग लें, क्योंकि हर इंसान का डायग्नोज का जो तरीका है वो अलग है। न्यूरोथेरेपी है लेकिन माइंड सबका अलग अलग है। गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी बनाई है, एक बेस बनाया है, चलना सब ने अपने तरीके से, पर चलेंगे हम बेस पे, आधार पे। अब बात आती है डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए तो मेन चीज़ क्या है, इसमें रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं ये इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं, ठीक है। एक हमारी स्टडी है रूमेटोलॉजी, ठीक है। जो रूमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और रूमेटोलॉजिस्ट ही इस तरह के जो जॉइंट्स इफेक्ट्स हैं या स्किन डिसऑर्डर्स हैं, तो हम खास तौर से अगर PSA की बात करें या
सोराइसिस की बात करें या सोराइटिक आर्थराइटिस की बात करें, ख़ास तौर से सोराइटिक आर्थराइटिस के लिए हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। ये एक कॉमन वर्ड है। तो वो दे कैन बी डायग्नोज कि ये बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, वो बॉडी के, या उसके बाद में फिर आपको एक्सरे की रिकमेंडेशन है तो एक्सरे, एमआरआई की रिकमेंडेशन है तो एमआरआई, सीटी की रिकमेंडेशन है तो सीटी, दे विल बी रिकमेंड यू, ठीक है। और उसके बाद में फिर रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि रेडियोग्राफर जो है वो उसको पिक्चराइज करेगा और रेडियोलॉजिस्ट डिफाइन करेगा कि एग्जैक्टली ये डिजीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद में आता है मेडिसिन। अब मेडिसिन में इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं, स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल्स है, लेकिन वो हमारा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है लाइफ मैनेजमेंट। अब लाइफ मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, ये सभी बताते हैं, कोई मैटर नहीं करता। हमारी एंटीवेद में भी इस चीज़ के बारे में गुरुजी ने कुछ चीज़ें, क्योंकि सोराइटिक आर्थराइटिस के बारे में नहीं बताया, लेकिन गुरुजी बहुत जगह पे इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि हम लोग जो रेगुलर तौर पे अपने आप को मेंटेनेंस, अपने सेल्फ मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज करें। तो रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट एंड क्विटिंग स्मोकिंग। अब इसमें देखिए, स्मोक को जो एक वर्ड है, स्मोक को ज़्यादातर डिजीज़ में अवॉइड करने के लिए बोला गया है। उसका भी एक बेसिक फैक्ट है, क्योंकि टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए हमारे लंग्स की कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी उतना हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। क्योंकि दो चीज़ों को हम टारगेट करते हैं। देखिए, हमारे पास में सबसे पहला आता है स्किन, दूसरा आता है किडनी और तीसरा आते हैं लंग्स। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को टॉक्सिफाई करती हैं, ठीक। अब कंडीशन क्या आती है कि जो लाइफ मैनेजमेंट में कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा कि भाई आप लोग ना एक्सरसाइज जो हैं वो रेगुलर तौर पर करिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगी, वो स्पेशली डिजीज़ को डिफाइन करके फिर बताया जाता है, डिजीज़ को डिफाइन किया जाता है और उसके बाद में एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती हैं, ठीक। और स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोला गया, कैन हेल्प मैनेज सिम्टम। लेकिन इसमें बोला गया है कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में जो उसके सिम्टम्स हैं उन्हें मैनेज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है कि हमारी न्यूरोथेरेपी क्या कहती है। तो न्यूरोथेरेपी में देखिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के सामने अभी बुक्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमारे एंटीवेद में गुरुजी ने पीएससी के बारे में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सोराइसिस के बारे में लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसकी जो गुरुजी ने मेंशन किया हुआ है वो ये है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी कुछ केसेस पे चल रहा है, और जो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री है वो मैं निकाल के देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो जो केसेस हम लोगों ने मैनेज किए हैं, तो वो मेरी हिस्ट्री जो है वो मैं निकलवा रहा हूँ धीरे धीरे। वो फिर फर्दरली जो है उसमें आगे डाल दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, गुरुजी हर उस पे एक ही चीज़ बोलते हैं कि पेट ठीक तो सब ठीक, ठीक है। और नेवल डिस्प्लेसमेंट जो है वो न्यूरोथेरेपी का बेस है, ठीक है। नेवल जो है ये न्यूरोथेरेपी का बेस है, और 70% डिसऑर्डर जो है वो नेवल डिस्प्लेसमेंट के कारण आते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आप नेवल को मैनेज कीजिए, क्योंकि इसमें गुरुजी ने मेंशन किया है जो सोराइसिस के जो भी केस है उनको थोड़ी थोड़ी पोटी आएगी, तो वो थोड़ी चिकनी आएगी,
और बार बार उन्हें मतलब दिन में 10-10, 15-15, 20-20 बार भी पोटी जाना पड़ता है। जो अभी मैंने रिसेंटली केस लिए हैं उनमें इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। ठीक है, बाकी नेक्स्टली जो व्यू आएगा वो आप लोगों को जल्दी शेयर किया जाएगा। थैंक यू।